वेलकम गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम स्वागत करता हूं आपका फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ दिस सिस्टम पढ़ रहे थे। रिले के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर हम लोगों ने अलग से देख लिया है। प्रोटेक्शन ऑफ जनरेटर हम लोगों ने अलग से देख लिया है। प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन मैंने बता दिया है आपको। ग्रेडिंग के बारे में बता दिया है, टाइम ग्रेडिंग क्या होती है, करंट ग्रेडिंग क्या होती है, क्लियर है ना। तो पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस करते हुए चल रहे हैं हम। आज का जो आपका टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एक ही आपका एलिमेंट और बच जाता है, दैट इज कॉल्ड योर बस बार। क्या बच जाता है बेटा? बस बार बच जाता है, ठीक है। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटेक्शन ऑफ दी बस बार, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ बस बार। अब पहले तो इस बात को जानिए कि सर ये बस बार जो होता है ना, ये होता क्या है। देखो, छोटे से शुरुआत करता हूं। जैसे आपका कोई गांव है, आपका मोहल्ला है, आपका पटना शहर है, सपोज दैट, सही है। तो आपके पटना शहर में जो आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है, जहां से एलटी लाइन आती है और आपके घरों में वोल्टेज देती है, तो वो ट्रांसफार्मर होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्योंकि आपके घरों में जो वोल्टेज आता है वो आता है 230, 220, इतना वोल्टेज आपको मिलता है, सही बात है। अब एक्चुअली होता क्या है कि आपके यहाँ मोहल्ले में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, सही बात है। यहाँ पे मोहल्ले में 11,000 की लाइन होती है, 11 केवी लाइन होती है। वो 11 केवी लाइन से इसका क्या जाता है, इनपुट जाता है, और यहाँ से ये आउटपुट निकालता है कितना, 230, 240 के आसपास वोल्टेज ये आउटपुट में देता है। ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं, ये ट्रांसफार्मर कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। कौन से होते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्लियर है ना। अब ये एक छोटी सी बात है मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ इस 11 की लाइन पे मैं डंडा खींच दूं और मैं बोलूं कि ये 11 से 230 बना रहा है, मैं बोल दूं इसको कि ये बस बार है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो होता है ये बड़ा कॉमन चीज होती है। आपने देखा होगा कि आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर रखा होता है ना बेटा, उसके ऊपर हम कोई ज़्यादा एडिशनल जो है प्रोटेक्शन के लिए डिवाइसेज यूज में नहीं लेते हैं। उसमें सिर्फ ऑयल भरा रहता है, वो कूलिंग का काम करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं है। मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं कि हमारे मोहल्ले वगैरह में जो ट्रांसफार्मर रखे हुए होते हैं वो उतने महंगे नहीं होते हैं, 1,00,000 1.5 लाख के होते हैं। तो आपका जो निगम होता है, अगर मान लो ये खराब हो जाए, ब्रंट हो जाए, तो आप जानते हो कि तुरंत 1 घंटे में इसको चेंज कर देते हैं, निगम वाले कर देते हैं ना। ओके, अब इससे थोड़े बड़े लेवल पे चलते हैं। भाई 11,000 की लाइन आ कहां से रही होगी? तो 11,000 की लाइन आ रही होगी, आपका एक सब स्टेशन होगा जिसको आप बोलते हो 33 किलो वोल्ट का सब स्टेशन। वहां क्या हो रहा होगा, 33 की लाइन आ रही होगी, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे हुए होंगे, और वहां से 11 की लाइन आपकी 11 केवी लाइन वहां से क्या निकल रही होगी, बाहर निकल रही होगी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इस टाइप के सिस्टम को आप बस बार बोल सकते हो। अब बस बार कैसे बोल सकते हैं, समझिए। 3 तरह का सिस्टम है। देखो बेटा, ये आपके मोहल्ले वाला जहां पे ट्रांसफार्मर रखे होते हैं, ये आपका नॉर्मल सब स्टेशन जहां से आपको इन ट्रांसफार्मर्स को क्या मिलती है, पावर मिलती है। एक इससे भी बड़ा होता है जिसको आप बोलते हो 132 किलोवाट का सब स्टेशन, 132, ठीक है ना। वहां पे क्या होता है, वहां पे 132 की लाइन आती है और वो यहां से आउटपुट जो निकालता है वो निकालता है 33 किलो वोल्ट की लाइन्स, ओके। और एक इससे भी बड़ा होता है, दैट इज कॉल्ड योर 220 किलो वोल्ट। वहां पे क्या होता है, वहां पे 220 की लाइंस आती है, ठीक है। वहां पे होते हैं ट्रांसफार्मर, और यहां पे 2 तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होते हैं जो 220 से कन्वर्ट करते हैं कितने में, 132 किलो वोल्ट में, और एक होते हैं जो 220 से डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं कितने में, 33 किलो वोल्ट में। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि पावर आती कैसे है। जनरेटिंग स्टेशन से सबसे पहले पावर आती है 220 किलोवोल्ट जीएसएस पे, सही बात है। इस जीएसएस से आसपास के जो छोटे जीएसएस होते हैं, 132 वाले जो जीएसएस होते हैं, उन 132 वाले जीएसएस को सप्लाई मिलती है। इन 132 वालों से 33 किलोवोल्ट की निकलती है। ये 33 किलोवोल्ट की सप्लाई जो होती है, आपके जो मोहल्ले कस्बे या आपके इलाके में जो सब स्टेशन होता है वहां पे जाती है, और वहां से फिर 11 के फीडर बाहर निकलते हैं। वो 11 के जो फीडर होते हैं वो आपके मोहल्ले के ट्रांसफार्मर को मिलते हैं, और वहां से 230 की लाइन आती है जो जाके आपके एलटी लाइन में जाती है। तो समझिए बेटा, आपके एलटी लाइन तक पहुंचते हुए कितने सारे सब स्टेशन यूज में लिए जा चुके हैं। अब एक बात को हमेशा ध्यान रखना, देखो अब सुनो चीजें ध्यान से। जैसे जैसे कोई भी इक्विपमेंट है, जमाने में कोई सा भी इक्विपमेंट्स हो,
अगर उस इक्विपमेंट्स की रेटिंग ज़्यादा है, रेटिंग ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी कैपेबिलिटी का ज़्यादा होना, उसके एडजस्ट करने का या उसकी स्टेबिलिटी का ज़्यादा होना, समझ गए। कैपेबिलिटी जैसे करंट की कैपेबिलिटी ज़्यादा होना, वोल्टेज की कैपेबिलिटी ज़्यादा होना, मतलब वो हायर करंट पे भी काम करेगा, हायर वोल्टेज पे भी काम करेगा, सही बात है। तो सीधी सी बात है, जितनी ज़्यादा किसी इक्विपमेंट की रेटिंग इंक्रीज होती है ना बेटा, उसकी महंगाई उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब आप सोचो, ये मोहल्ले के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए कोई डिवाइस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर आते हैं सब स्टेशन के लिए, यहां पे प्रोटेक्टेड डिवाइस होती है। 33 का जो सब स्टेशन होता है ना, वहां प्रोटेक्टेड डिवाइस होती है। अब यहां से अगर आप यहां चले जाओ, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर महंगा है, अब यहां से यहां चले जाओ तो यहां पे वोल्टेज रेटिंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ये ट्रांसफार्मर इससे भी ज्यादा महंगा होता है। मतलब इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए या यहां पे जो सब स्टेशन होगा, वहां पे प्रोटेक्टिंग डिवाइसेज बहुत ज्यादा लगी हुई होगी, सब कुछ होगा वहां पे, सारे तरह के रिले लगे होंगे, सारे तरह के सर्किट ब्रेकर होंगे, आपका LA होगा, लाइटनिंग अरेस्टर लगा होगा, सारी चीजें, ओवर करंट, ओवर वोल्टेज, सब कुछ लगा होगा यहां पे। कहां पे बेटा? 132 के सब स्टेशन पे। अगर आपको कभी परफेक्ट तरीके से यह समझना है कि प्रोटेक्शन जो होते हैं ना पावर सिस्टम में, उसको कैसे यूज में लिया जाता है या कैसे कैसे सप्लाई में प्रोटेक्टिंग डिवाइसेज लगी होती है, तो बेटा आप जाके देखो 132 का सब स्टेशन, या जाके देखो आप 220 का सब स्टेशन, ठीक है ना। इन सब स्टेशन पे आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी सारे रिले और कितनी सारी डिवाइसेज लगी होती है आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? अब समझते हैं, अब कहानी समझते हैं बस बार की। देखो ये ट्रांसफार्मर थे यहां पे, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर्स का प्रोटेक्शन हम लोग देख चुके हैं, लेकिन सर आपने ये ट्रांसफार्मर क्यों बताया? मैं यहां पे ट्रांसफार्मर की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, मैं बात कर रहा हूं 220 किलोवोल्ट सब स्टेशन, मैं बात कर रहा हूं 132 किलोवोल्ट सब स्टेशन, मैं बात कर रहा हूं 33 किलोवोल्ट के सब स्टेशन की, मैं बात कर रहा हूं सब स्टेशन। किसकी बात कर रहा हूं? सब स्टेशन। अब समझिए वर्ड का क्या मतलब है, देखो प्रैक्टिकल वे में समझेंगे हम, ठीक है ना, और वहीं से हमने जो पढ़ा है उन चीजों को रिलेट करते हुए आगे चलेंगे। देखो सपोज दैट, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, समझना जरा ध्यान से। मान लो सपोज दैट कोई सा भी एक सब स्टेशन पिक कर लेते हैं हम लोग, 33 का पिक करूं या 132 का, कोई सा भी एक पिक कर लेते हैं। मान लो 33 किलोवोल्ट का पिक कर लिया, तो यहां पे कुछ ऐसा होगा, 33 किलोवोल्ट की लाइन आ रही होगी और ये यहां से आउटपुट में निकालेगा 11 किलोवोल्ट। अब देखो कहानी कैसे होगी, समझिए। एक जो सब स्टेशन है, मान लो एक सब स्टेशन के ऊपर मान लो बहुत सारे गांव है, वहां पे लोड बहुत ज्यादा है, तो एक से ज्यादा ट्रांसफार्मर यूज में लेने पड़ेंगे। अब देखो किस तरह की कहानी है, सोचो यहां से मान लो एक ट्रांसमिशन लाइन आई, ये इनपुट आ गया, ये आया 33 किलोवोल्ट का, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सब स्टेशन पे पहुंच चुका है, ये आपका सब स्टेशन की बाउंड्री है, समझ लो। यहां पे ये सब स्टेशन पे 133 किलोवोल्ट का आ चुका है। यहां पे आपने क्या लगाया? ट्रांसफार्मर लगाया, इसको कन्वर्ट किया 33 से कितने में? 11 में। तो यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड योर पावर ट्रांसफार्मर। ये पावर ट्रांसफार्मर यहां से लगा हुआ है, ठीक है। अब इस बस बार से यहां से आउटपुट निकला, मान लो ये ट्रांसफार्मर यहां पे लगा हुआ है, ठीक है, सब स्टेशन के अंदर की बात है। अब मैं सब स्टेशन से बाहर निकल रहा हूं, तो यहां से इसने आउटपुट निकाले, क्या निकाले इसने? आउटपुट निकाले। भाई मान लो फीडर, आप जानते हो ना फीडर निकालते हैं, एक फीडर निकाला, दो फीडर निकाला, तीन फीडर निकाला, चार फीडर निकाला। मान लो यहां से कितने फीडर निकल रहे हैं? 4 निकल रहे हैं। अब ये चारों जो फीडर निकल रहे हैं ये कितने के हैं बेटा? ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, सही बात है। तो ये चारों फीडर निकल रहे हैं मान लो कितने के? 11 किलो वोल्ट के। 11 किलो वोल्ट के कितने फीडर निकल गए? 4 फीडर निकल गए, सही बात है। अब अगर आप बात करोगे कि सर ये चारों फीडर यहां से निकल रहे हैं, क्या इन चारों के इस फेज के ऊपर वोल्टेज सेम रहेगा क्या? सबके ऊपर? बिल्कुल सही बात है भाई, सबके ऊपर वोल्टेज तो सेम ही रहेगा, 11 किलो वोल्ट। यहां पे तो सबके ऊपर वोल्टेज सेम है ना, 11 किलो वोल्ट। अब यहां से एक फीडर ये आगे गया, 3-4 गांवों में गया, ये दूसरा फीडर फिर 3-4 गांवों में गया, ये तीसरा फिर 3-4 में गया, और ये भी चला गया। तो चारों के चारों फीडर अलग हो गया कि नहीं हो गया? समझ में आया? देखो 33 की पावर आई, यहां पे बड़ा सा लगाया एक ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के बाद में होता है सर्किट ब्रेकर, जिसको आप बोलते हो VCB, मेन सर्किट ब्रेकर, सही बात है। इस सर्किट ब्रेकर, इस मेन VCB से छोटे छोटे VCB लगे होते हैं, एक VCB, दूसरा सर्किट ब्रेकर, तीसरा सर्किट ब्रेकर और चौथा सर्किट ब्रेकर। यहां से सप्लाई जाती है इसमें, इसमें
इसमें और इसमें, और यहां से फिर ये एक फीडर निकल गया, ये दूसरा निकल गया, ये तीसरा निकल गया और ये चौथा निकल गया। क्या आप लोगों ने प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा सिनेरियो देखा है क्या? बिल्कुल देखा होगा। आप किसी 33 के सब स्टेशन पे भी जाओगे ना बेटा, तो ऐसा होता है वहां पे। अब कहानी समझ में आई? तो मतलब ये वाली जो बस है, ये जो बस है भाई, मेनली इसी से तो आउटपुट में जा रही है सारी चीजें। भाई बीच में क्या लगा हुआ है? सोचो, बीच में क्या है? इनपुट पे है 33, बीच में है ट्रांसफार्मर। वीसीबी का तो कोई काम नहीं होता। सर्किट ब्रेकर तो पावर को या तो यहां से डिस्कनेक्ट करेगा या ऑन करेगा। आप बोलते हो ना कि जैसे लाइन पे कोई खराबी हो जाती है तो हम लोग शटडाउन लेते हैं, तो क्या करते हैं? वीसीबी को बंद कर देते हैं, तो ये इसकी पावर बंद हो जाती है। यही काम करते हैं। परफेक्ट है। तो क्या कहानी है भाई? सीधी सी बात है, यहां से पावर इनपुट में आई, बीच में था ट्रांसफार्मर और यहां से पावर गई है आउटपुट में। तो ये जो सीन होता है ना, इसको बोला जाता है बस बार। समझ गए? इस पूरे सिस्टम को यहां से इनपुट से लेके ये आउटपुट तक, ये जो पूरा सीन है ना, ये वाला पूरा जो सीन है, इसको बोला जाता है बेटा बस बार। क्या बोला जाएगा इसको? बस बार। सोचो, अगर आप यहां बात करोगे तो यहां पे वोल्टेज हमेशा सेम है 33 किलो वोल्ट। अगर आप यहां बात करो तो यहां पे वोल्टेज हमेशा सेम है 11 किलो वोल्ट। बताओ है या नहीं है? ठीक है, आपने बोल दिया कि मान लो ये आपकी एक बस बार है, मान लिया मैंने, पूरी बस पे वोल्टेज कितना है? 11 किलो वोल्ट है। कितने फीडर है सर? 4 फीडर है। हर फीडर पे क्या लगा हुआ है? वीसीबी। वीसीबी क्यों लगाते हैं जानते हो ना? सर्किट ब्रेकर हम लोग इसलिए लगाते हैं कि अगर सिस्टम में फॉल्ट आ जाए, अगर इस ट्रांसमिशन लाइन पे फॉल्ट आ जाए तो इसको कट करके हम अलग कर सके। प्रोटेक्टेड है ये, समझ गए? प्रोटेक्टेड है। तो इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा कि ये एक बस बार है 11 किलो वोल्ट का। इसको बोलूं तो इसको क्या बोलूंगा? ये एक बस बार है कितने का? 33 किलो वोल्ट का। यहां पे भी फ्रीक्वेंसी 50 है और यहां पे भी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 है। याद करो, पहली क्लास में मैंने क्या बोला था कि एक बस बार वो होता है जिसके ऊपर वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो अधिकतर कैसी बनी रहती है? कांस्टेंट बनी रहती है। क्या सर ये कभी चेंज नहीं होती है क्या? तो वर्ड ध्यान से सुनना। अगर किसी ने बोल दिया आपसे कि इंफिनिटी बस बार है, कैसा बोल दिया बेटा? कि इंफिनिटी बस बार है। इंफिनिटी का मतलब होता है कि उसके पास में असीमित पावर है, उसके ऊपर कोई फॉल्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ना है। सही है? अगर ऐसा कोई सिस्टम है तो फिर तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमेशा परफेक्ट कांस्टेंट रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। असीम पावर तो होती नहीं है इसके पास, इन्फिनिटी पावर तो हो नहीं सकती। सही बात है? तो फॉल्ट आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी फ्लक्चुएट करती है और वोल्टेज भी क्या करता है? फ्लक्चुएट करता है। परफेक्ट है या नहीं है पहले ये बताओ मेरे को। समझ में आई चीजें? फिर से देख लो। कोई सब स्टेशन होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, ये इसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर। ये है इनपुट पावर। सही है? इस पावर ट्रांसफार्मर के लिए यहां एक मेन वीसीबी लगी होती है। इससे जितने फीडर निकालने होते हैं उतने फीडर्स की अलग अलग क्या होती है? वीसीबी होती है। यहां से ये फीडर्स क्या हो रहे हैं? आउटपुट में निकल रहे हैं। लेकिन बेटा ये आ तो एक ही यहीं से तो आ रहे हैं ना, आ तो यहीं से रहे सारे के सारे। तो ये जो है ना, ये मेन वीसीबी है ना, यही आपकी बस बार है, यही आपकी बस बार है। 11 किलो वोल्ट पे ही काम कर रहा है ये। मतलब ये सारे के सारे एक से ही कनेक्टेड है। समझ गए? तो इसको बोलते हैं बस बार। अब देखो, इस ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना हम लोगों ने सीख लिया है। इसके लिए हम लोगों ने रिले भी लगा दिया था, डिफरेंशियल आपका क्या लगाया था? रिले भी लगाया था, वीसीबी भी लगा रखा है। इसमें ओएल प्रोटेक्शन भी होता है, बुकोज रिले वाला भी। तो ये तो पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है। तो फिर सर प्रोटेक्ट करना किसको है? अब प्रोटेक्ट करना किसको है ये इंपॉर्टेंट है। अब समझिए खास बात। देखो, यहां से बेटा ट्रांसमिशन लाइन गई आगे। चीजें ध्यान से समझोगे ना तो चीजें समझ में आएगी। क्या बस बार समझ में आ गया कि बस बार होता क्या है? क्लियर हुई कहानी? अब सोचो, इससे आगे गया तो ये 11 की लाइन, ट्रांसमिशन लाइन आ गई। पीछे चला तो ये 33 किलो वोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन है। परफेक्ट है। क्या सर हम प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल पढ़ चुके हैं। क्या लगाते हैं? डिस्टेंस रिले यूज में लेते हैं भाई। क्या यूज में लेते हैं? डिस्टेंस रिले यूज में लेते हैं। परफेक्ट है सर। तो ट्रांसमिशन लाइन पे तो मान लो यहां पे क्या लगा दिया आपने? रिले लगा दिया। कौन सा लगा दिया? डिस्टेंस रिले। सही है? या आप ट्रांसमिशन लाइन पे ओवर करंट रिले भी यूज में लेते हैं। कौन सा भी यूज में लेते हैं? ओवर करंट रिले भी यूज में लेते हैं। अब मैं आपको सुनाता हूं एक छोटी सी कहानी, सुनिए। देखो, जब प्रैक्टिकल लाइफ में इनिशियल टाइम पे जब पावर्स का सप्लाई किया गया तो बस बार को प्रोटेक्शन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जरूरत ही नहीं थी।
क्यों जरूरत नहीं थी समझिए। उन्होंने बोला कि यार देखो यहाँ पे 33 की लाइन आ रही है, इस 33 की लाइन को मैंने प्रोटेक्टेड कर रखा है, डिस्टेंस रिले लगा रखे हैं, मैंने ओवर करंट्स रिले लगा रखे हैं ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, ग्रेडिंग कर रखी है, करंट ग्रेडिंग, टाइम ग्रेडिंग, तो ट्रांसमिशन लाइन तो प्रोटेक्टेड है, ठीक है। फिर यहां पे आ गया पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के लिए मैंने बुकोज रिले लगा रखा है, मैंने वीसीबी लगा रखी है, मैंने डिफरेंशियल रिले लगा रखे हैं। जब सब लगा रखे हैं तो ये भी प्रोटेक्टेड है, समझ गए। फिर ये तो सर्किट ब्रेकर है, फिर यहां ट्रांसमिशन लाइन पे गया तो यहां पे मैंने रिले लगा रखे हैं, ओवर करंट रिले वगैरह। भाई ये वीसीबी जो है ना, ये ट्रिप कर रही है, तो इस वीसीबी के अंदर क्या होते हैं, रिले होते हैं, रिले और सर्किट ब्रेकर दोनों होते हैं यहां पे, समझ गए। तो यहां पे भी लगा रखे हैं, ठीक है। तो फिर किस चीज को प्रोटेक्शन करने की जरूरत है भाई, फिर तो प्रोटेक्ट करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। बात तो सही है यार, प्रोटेक्ट करने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट बात है, ओके। तो क्या किया गया, पहले जब इनिशियल में पावर सिस्टम पे यूज में लेना गया तो बस बार के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी डिवाइसेज नहीं बनाई गई, कुछ भी यूज नहीं किया गया कि भाई पूरा सिस्टम प्रोटेक्टेड है, ऐसा माना गया। पर कुछ दिक्कतें हुई। अब दिक्कतें क्या हुई, जैसे सोचो अगर मान लो ये कोई पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन है, 11 का फीडर है, आगे जा रहा है, मान लो इस पे यहां पे क्या आ जाए, एक फॉल्ट आ जाए, सपोज दैट एक क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। अब अगर मान लो यहां पे आपने क्या लगा रखा है, एक रिले लगा रखा है, ठीक है, और ये रिले कौन सा है, मान लो ओवर करंट रिले है, सपोज दैट ट्रांसमिशन लाइन पे लगा रखा है ना, तो ओवर करंट रिले। आप जानते हो फॉल्ट जैसे ही आता है करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ती है, ओवर करंट रिले उसको सेंस करेगा और इस वीसीबी को क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो बस बार के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा भाई, बस बार तो प्रोटेक्टेड रह जाएगा ना, ये सर्किट कट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत थी नहीं, ओके। अब पंगा पता है क्या हुआ, पंगा ये हुआ कि कभी कभी ऐसा हुआ कि जैसे मान लो ये मेन वीसीबी है, ये होती तो एक मशीन ही है, इसमें पत्तियां वत्तियां लगी होती है, पूरी सर्किटरी होती है। मान लो इस मशीन के अंदर कोई छिपकली, कोई चूहा, कोई सांप, मान लो कुछ घुस गया इसके अंदर, घुस जाते हैं है ना, बारिश वारिश के टाइम पे मान लो घुस गए। अब अगर मान लो वो इसमें घुस गया, घुस के उसके मान लो किसी पर्टिकुलर 2 वायर्स के ऊपर क्या हो गया, टच हो गया, टच हो गया, तो एकदम से क्या बोलेगा, पटाखा बोलेगा, ट्रांसफार्मर बंद होगा, इसके फ्यूज उड़ेंगे, फ्यूज लगे होते हैं ना यहाँ पे, इसके फ्यूज उड़ जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे क्या लग जाए, आग लग जाए, क्या लग जाए, यहाँ पे आग लग जाए। भाई लाइटनिंग चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो लाइटनिंग अरेस्टर LA हम लगा के रखते हैं, ठीक है ना, लेकिन कोई सांप घुस गया या कुछ हो गया, या मान लो ऊपर से बिजली गिर गई, या मान लो ओवर करंट आ गया, समझ, या मान लो यहां इस सर्किटरी में मान लो कोई 2 तार एक दूसरे से, यहां रिले के बाद में मान लो 2 तार एक दूसरे से क्या हो गए, टकरा गए, कर गए, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मान लो खुद बस बार के ऊपर, मैं नहीं कह रहा ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, मैं नहीं कह रहा ट्रांसफार्मर के अंदर, मैं नहीं कह रहा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, मैं कह रहा हूं खुद बस बार के ऊपर, मतलब आपका जो सब स्टेशन है उसकी मशीनों के अंदर, उसके खुद के पर्सनल वायर या फ्यूजेज के ऊपर अगर वहां फॉल्ट आ जाए तो फिर कौन प्रोटेक्ट करेगा भाई, ये रिले तो आगे रह गया, ट्रांसमिशन लाइन वाला तो, ट्रांसफार्मर का उसके अंदर रह गया, इन वायर्स को कौन बचाएगा, ये उड़ जाएंगे ना, समझ रहे हो। अगर आप लोगों ने कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है ना, देखो मैं प्रैक्टिकल लाइफ ये सब चीजें मैं जीता हूं ना, तो अगर आप बात करो, जैसे मैं थोड़े दिन पहले की बात कर रहा हूं, 1 महीने पहले ऐसा हुआ था कि मैं एक 33 के सब स्टेशन पे गया था, एक मेन वीसीबी थी है ना, तो एकदम सब स्टेशन पे जोर से पटाखा बोला और ये जो मेन ट्रांसफार्मर है ना बंद हो गया, और ये 33 के जो फ्यूज लगे थे ना, ये 33 के फ्यूज सारे के सारे टूट गए एकदम से, ठीक है। रात का टाइम था, 7-8 बज रहे थे, तो फोन आया कि सर 33 का नहीं था वो, 132 वाला सब स्टेशन था, कि सर ऐसे ऐसे 132 का सब स्टेशन है और उसके ऐसे फ्यूज उड़ गए, वहाँ 33 वाला ट्रांसफार्मर नहीं था, 132 वाला था, ठीक है। तो उसके फ्यूज उड़ गए, ट्रिप मार गया एकदम से कि क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। गए जाके चेक किया तो पता लगा ये मेन वीसीबी नहीं ओपन होती है, तो पीछे की तरफ से उसको ओपन किया, है ना। तो इसमें क्या होता है, फ्यूज होते हैं ऐसे, आप लोगों ने उसमें देखा होगा जैसे बाइक वगैरह में होते हैं ना वो, उसके क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर चारों तरफ ग्लास की कोटिंग होती है, अंदर फ्यूज, फ्यूज तो जानते हो ना, ग्लास की कोटिंग होती है, अंदर मटेरियल भरा होता है, तो फ्यूज लगे थे। तो उन फ्यूज के ऊपर के जो ऐसे ये 2 फ्यूज थे, है ना, तो इसके अंदर क्या हुआ, चूहा घुस गया, तो चूहा घुस गया ना, तो उसका मुंह और पूंछ ऐसे टकरा गया एक दूसरे से, तो शॉर्ट हुए तो ये जल गए, भाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई था, शॉर्ट हुए तो ये जल गए, आग लगी अंदर, और जो ट्रांसफार्मर था वो एकदम से पटाखा बोल के बंद हो गया। अच्छी बात है वो बंद हो गया, क्योंकि उसका वीसीबी काम कर रहा था और वो फूका नहीं, अगर फूक जाता
तो बड़ा कांड हो जाता, समझ गए। वो फूका नहीं, वो बच गया। हम गए जाके उसका वो सब निकाला करा, और जब जाके उसको फिर वापस से सही करके वापस से उसको क्या किया, चालू किया, समझ रहे हो। तो अब वो जो फॉल्ट आया जिससे ट्रिपिंग मारी गई, ठीक है, वो तो अच्छी बात थी कि वहां पे वो वीसीबी फिर भी उसकी क्या कर गई, काम कर गई और उसने ऑटोमेटिकली ट्रिप मारा। फिर भी वोल्टेज इतना ज्यादा हाई था कि सारे के सारे फ्यूज जो थे, फ्यूज मतलब ऊपर वाले जो जंपर लगे होते हैं, वो जंपर सारे के सारे पिघल गए थे। मतलब इतना हाई वोल्टेज का पटाखा मारा था उसने, ठीक है ना। तो इतना जबरदस्त फॉल्ट आया था। तो जब ऐसे क्या होते हैं, फॉल्ट आते हैं, तो मान लो आप लोगों ने प्रोटेक्टिंग डिवाइसेस लगा रखी है, पर वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इतनी जबरदस्त स्पार्किंग क्रिएट होती है, इतनी जबरदस्त स्पार्किंग क्रिएट होती है कि अगर तुरंत आपके सिस्टम को बंद नहीं किया गया तो पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कर सकता है, जला सकता है। अब मैंने यहां पे एक वर्ड बोला है, वो वर्ड बोला है मैंने कि अगर तुरंत सिस्टम को बंद नहीं किया गया। क्या बोला मैंने, तुरंत सिस्टम को बंद नहीं किया गया। अब इसमें एक पंगा है छोटा सा, अब समझिए क्या। देखो, जब हम ये रिले यूज करते हैं ना, डिस्टेंस रिले, या हम ये रिले यूज करते हैं ओवर करंट रिले, तो इन दोनों में यूज करने में जो रिले होता है ना, ये IDMT टाइप का रिले होता है। कौन सा होता है ये, IDMT, जानते हो ना, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम का रिले होता है ये, है ना। ये जो ट्रांसमिशन लाइन पे जो रिले लगाते हैं ना वीसीबी के ऑपरेट करने के लिए, तो ये रिले IDMT टाइप के रिले होते हैं। तो IDMT टाइप मतलब इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम के क्या होते हैं, रिले होते हैं। तो बेटा इनको ऑपरेट करने में कम से कम नहीं ना 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं। अब आप बोलोगे सर 2 से 3 सेकंड तो बहुत स्मॉल टाइम है। बेटा 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा हाई वोल्टेज होता है ना, जब वहां पे स्पार्किंग होती है ना, तो वो बहुत जबरदस्त लेवल की होती है, समझ गए आप। तो ये 2 से 3 सेकंड है ना, ये बहुत ज्यादा टाइम है एक्चुअली आग लगाने के लिए और सिस्टम को खत्म करने के लिए, बहुत ज्यादा टाइम है। ओके, तो ये जो ट्रांसमिशन लाइन के रिले होते हैं, ये IDMT टाइप के रिले होते हैं, इनको वर्क करने में इतना टाइम लग जाता है। तो मतलब ये एक्चुअली देखा जाए ना, तो डिलेड रिले आप कह सकते हो, डिलेड रिले। मैं डिले क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इनको वर्क करने में क्या लगता है, टाइम लगता है, समझ गए। तो ये डिले करते हैं चीजों को। अब अगर इतना टाइम लगा तो ये पूरे के पूरे बस बार को ये ऑपरेट नहीं करेगा, उसके पहले तो पूरा का पूरा बस बार क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसलिए हमको तुरंत सिस्टम को क्या करना होता है, बंद करना होता है, तुरंत बंद करना होता है। मतलब हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस लगानी पड़ेगी, कुछ ऐसे रिलेज हम लोगों को यूज में लेने पड़ेंगे, ऐसे रिले हम लोगों को यूज में लेने पड़ेंगे जो रिले ऑपरेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाए, मतलब इंस्टेंटेनियस रिले हो। कैसे रिले हो, इंस्टेंटेनियस रिले। टाइम रिले में मैंने एक लिखाया था आपको, इंस्टेंटेनियस रिले, कि इंस्टेंटेनियस रिले हो, मतलब जैसे ही पता लगा तुरंत क्या करने चाहिए, ऑपरेट करने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे 2 चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करो, आप समझोगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सर ट्रांसमिशन लाइन में IDMT क्यों होता है, ट्रांसमिशन लाइन में हम इंस्टेंट क्यों नहीं लगा देते हैं, ठीक है, और इंस्टेंट रिले हम दूसरी चीजों के लिए यूज में क्यों लेते हैं। तो समझिए बेटा, ट्रांसमिशन लाइन छोटी मोटी नहीं होती है, ट्रांसमिशन लाइन के रिले डिस्टेंस रिले होते हैं या ओवर करंट रिले होते हैं। अब डिस्टेंस रिले में आप जानते हो ना, लंबाई के लिए जाने जाते हैं ये, शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन, लॉन्ग लाइन, है ना। तो बहुत दूर दूर के फॉल्ट्स को क्या करते हैं ये कंसिडर करते हैं, रीच इनकी काफी दूर तक होती है, तो वहां पे फॉल्ट आएगा, उसको सेंस करेगा, क्योंकि लंबी दूरी तक देखो रेंज जैसे जैसे बढ़ती जाती है ना, जैसे मान लो आप आपके घर पे बैठे हुए हो, ठीक है, आपका घर ही आपका एक क्या है, रेंज है। अगर मान लो घर में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, आप घर में ही हो तो तुरंत वहां पे पहुंच जाओगे, काम करोगे इंस्टेंट तरीके से। लेकिन अगर मान लो आप आपके घर से 100 किलोमीटर दूर हो, प्रॉब्लम आपके घर पे आई है, तो विद इन 10 मिनट में तो पहुंचोगे नहीं ना, टाइम लगेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो सिस्टम कैसा हो गया, डिले हो गया, आपको पहुंचने में क्या लगा, टाइम लगा। समझे चीजों को। तो इसी तरीके से अब करंट की स्पीड बहुत हाई होती है, लेकिन फिर भी ऑपरेट करने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। तो मतलब हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो वहीं पे प्रेजेंट हो, वहीं पे। अब वहीं पे प्रेजेंट होने में देखो, जितना मैं पढ़ा चुका हूं ना, सब मिक्स कर रहा हूं यहां पे, वहीं पे प्रेजेंट हो। अब सोचो, मैंने आपको 2 तरह का बिहेवियर बताया था, यूनिट प्रोटेक्शन और नॉन यूनिट प्रोटेक्शन। क्या दोनों में डिफरेंस पता था क्या आपको? यूनिट प्रोटेक्शन वो होता है जो किसी भी इक्विपमेंट्स के ऊपर डायरेक्ट लगाया जाता है कि बस तू यही है, इसी को प्रोटेक्ट करेगा तू, समझ गया। नॉन यूनिट वो होता है जो एक यहां लगा हुआ है, 100 किलोमीटर आगे लगा हुआ है, अगर उसने काम नहीं किया तो ये काम करेगा, जो किसमें होता है, ट्रांसमिशन लाइन में होता है। तो वहां पे होता है बेटा रीच, डिस्टेंस, समझ रहे हो। तो इसलिए वहां पे डिले मतलब टाइम लगता है बहुत ज्यादा।
लेकिन यूनिट जो प्रोटेक्शन होता है ना, उसको वर्क करने में टाइम नहीं लगता है। वहां पे जो रिले होता है वो इंस्टेंटेनियस रिले होता है। किसमें बेटा? यूनिट प्रोटेक्शन में जो रिले होता है वो कौन सा होता है? इंस्टेंटेनियस रिले होता है। सोचो, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आने की कोशिश की, हम लोगों ने लगाया था डिफरेंशियल रिले, तुरंत ऑपरेट करता है वो, क्योंकि ये बीच में रखा है ट्रांसफार्मर। ऐसा ही है ना कि बीच में रखा है ट्रांसफार्मर, यहां पे वाइंडिंग में, यहां पे वाइंडिंग में ये लग गया रिले, कोई भी फॉल्ट आया तुरंत पता लगा, ट्रिप मार दिया, खत्म। तो ये बहुत कम टाइम लगाता है, इसीलिए हम लोगों ने डिफरेंशियल रिले को इतनी इंपॉर्टेंसी दी थी, बिकॉज वो बेस्ट प्रोटेक्टेड है, तुरंत फॉल्ट को क्लियर करने की क्या करता है? कोशिश करता है। समझ में आई बात? घुसी खोपड़ी में है? तो दैट इज कॉल्ड यूनिट प्रोटेक्शन। अब समझ में? तो इसका मतलब एक चीज तो मैंने आप लोगों को जब यूनिट प्रोटेक्शन बताया था तो वहां पे मैंने लिखाया था कि यूनिट प्रोटेक्शन को हम ट्रांसफार्मर, जनरेटर और बस बार ऐसी जगहों पे यूज में लिया जाता है। क्यों लिखाया था? बिकॉज वहां पे हम लोगों को तुरंत फॉल्ट क्लियर करने की क्या होती है? जरूरत होती है। दैट्स वाई हम लोगों को इन चीजों की जरूरत पड़ती है। भाई ये बहुत महंगा सिस्टम है ना, इसको जला देंगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, समझ गए? तो इसका मतलब ये वाले सिस्टम यूज में लिए जाते हैं। अब समझिए, पहले के टाइम पे ओवर करंट रिले, डिस्टेंस रिले ट्रांसमिशन लाइंस पे लगे होते थे। बस बार के लिए कोई प्रोटेक्टेड डिवाइस यूज में नहीं ली जाती थी, क्योंकि अलग अलग इक्विपमेंट अलग अलग वीसीबी से प्रोटेक्टेड थे। लेकिन बाद में ये ऐसा फील होने लगा कि यार सिस्टम पे कभी भी कोई भी दिक्कत हो सकती है। हो सकता है किसी जानवर की वजह से, हो सकता है कोई वायर की वजह से, हो सकता है किसी भी चीज की वजह से, हो सकता है कि बस बार के ऊपर ही कोई फॉल्ट आ जाए। तो अगर ऊपर ही आ गया तो ना ट्रांसफार्मर वाला बचा पाएगा, ना ट्रांसमिशन लाइन वाला बचा पाएगा। अगर ट्रांसमिशन लाइन वाला कोशिश भी करेगा तो उसे क्या लग जाएगा? टाइम लग जाएगा, और उतने में ये सारे का सारा सिस्टम क्या हो सकता है? उड़ सकता है। तो इसको बचाने के लिए बाद में रिले यूज में लिए जाने लगे, और उन रिले को बोला जाता है डिफरेंशियल रिले। मैंने आपको पहले ही बोला इंस्टेंटेनियस रिले चाहिए मुझे, तुरंत काम करने वाला। अकॉर्डिंग टू टाइम इंस्टेंटेनियस रिले, एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इट्स कॉल्ड डिफरेंशियल रिले। तो बस बार को प्रोटेक्ट करने के लिए जो रिले यूज में लिया जाता है, दैट रिले इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिले। अब डिफरेंशियल रिले के बारे में तो आपको अच्छे से पता है कि नहीं है? ये बताओ मुझे, है कि नहीं है? इसको हटा दूं मैं? अब ये तो समझ में आ गया ना कि बस बार को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले क्यों नहीं होते थे प्रोटेक्टेड बस बार, और अब क्यों करते हैं हम लोग बस बार को प्रोटेक्टेड। समझ में आ गई कहानी? पॉइंट्स रिमेंबर इट, अपने हिसाब से नोट्स लिख लिया करो इन चीजों के, ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखा करो। मैं बहुत सारी कहानियां बताता हूं मिक्स कर करके, है ना? समझा करो चीजों को। अब देखो बेटा, तो प्रोटेक्शन ऑफ दी बस बार, तो प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कहानी? अब आगे चलें। ओके, लेट्स सी। तो हम लोग यूज लेने हैं बेटा, यूनिट प्रोटेक्शन यूज में लिया जाता है इसके लिए। कौन सा है? यूनिट प्रोटेक्शन। क्लियर है? और यूनिट प्रोटेक्शन में भी कौन सा रिले? डिफरेंशियल, डिफरेंशियल रिले। क्लियर है ना कहानी? भाई डिफरेंशियल रिले में यूज में लूंगा, और दैट इज कॉल्ड यूनिट प्रोटेक्शन। अब देखो दो चीजें हैं। बस बार की एक कहानी बड़ी ही सिंपल है। सोचो, ये एक बस बार थे, यहां से मान लो ये कितने फीडर निकल रहे हैं? 4 फीडर निकल रहे हैं, 1 2 3 और 4, 11 के 4 फीडर निकल रहे हैं। सही बात है। यहां पे मेन वीसीबी था, आगे ट्रांसफार्मर था, इधर यहां से पावर जा रही है इसके पास में, और यहां से ये 4 फीडर्स में क्या हो रहा है? बदल रहा है। इसको मैं बोल रहा हूं बस बार। क्या बोल रहा हूं बेटा? बस बार। अब सोचो, अगर आप इसको एक नोड मानो, इसको अगर आप एक नोड मानो, तो सोचो यहां से करंट बाहर जाएगी, यहां से करंट बाहर जाएगी, यहां से जाएगी और यहां से जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? 4 फीडर है, इनकमिंग करंट है यहां पे, आउटगोइंग करंट है यहां पे। सप्लाई कैसी है बेटा? 3 फेज सप्लाई है। कौन सी है भाई? 3 फेज की हमारे पास में क्या है? सप्लाई है। अब देखो, अगर मैं इस नोड पे बात करूं, मान लो मैंने बोला ये एक आउटपुट है, मान लो ये ए है, तो इसमें करंट बोल देता हूं आई ऑफ ए, इसमें बोल देता हूं आई ऑफ बी, इसमें बोल देता हूं आई ऑफ सी, इसमें बोल देता हूं आई ऑफ डी। मैंने यहां से 4 फीडर निकाले हैं। कितने निकाले हैं? 4। एक एक तार नहीं होगा बेटा, यहां पे तीनों फेज है, समझ गया? आर वाई बी तीनों फेज है, यहां पे एक फीडर के तीनों फेज है, यहां पे भी तीनों फेज है, यहां भी तीनों फेज है, यहां भी तीनों फेज है। क्लियर है कहानी? ओके। मान लो यहां से आने वाली करंट आई है, तो अगर मैं इस नोड पे केसीएल लगाऊं,
तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल इनकमिंग करंट मस्ट बी इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट? क्या बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। मतलब सर अगर मैं एक बस बार के लिए बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि बस बार ऑलवेज सेटिस्फाई द KCL, ठीक है ना, मीन्स ऑल इनकमिंग करंट is equal to all outgoing current. कहानी क्लियर है कि नहीं है? ओके, इट मीन्स I इक्वल्स टू I ऑफ A प्लस I ऑफ B प्लस I ऑफ C प्लस I ऑफ D। ये हमेशा ही होना है, होना है नहीं होना है? अरे क्लियर है कि नहीं है? सही बात है। अब देखो यहां पे दो तरीके हैं। अब कौन कौन से तरीके हैं समझना जरा ध्यान को। देखो, बिकॉज वी हैव ए बैलेंस थ्री फेज सप्लाई। भाई हमारे पास में सप्लाई कौन सी होती है? थ्री फेज होती है ना। अब थ्री फेज में तीन तरह की करंट होती है, जानते हो ना। मान लो आर फेज है, वाई फेज है, और कौन सा फेज है बेटा? बी फेज है। अब यहां भी ये भी थ्री फेज करंट है, ये भी थ्री फेज, ये भी थ्री फेज, ये भी थ्री फेज, और ये भी थ्री फेज। अगर मान लो इन तीनों करंट्स का मैं सम करूं, आई ऑफ आर प्लस आई ऑफ वाई प्लस आई ऑफ बी, अगर तीनों का सम करूं तो मुझे कितना मिलेगा बताओ? जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ जरा मुझे भाई, जीरो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना, सही बात है, एकदम परफेक्ट है ना। ओके, तो अगर एक बात बताओ, मैं यूज करना चाह रहा हूं क्या? डिफरेंशियल रिले। अब डिफरेंशियल रिले की मैंने एक खास बात बताई थी आप लोगों को, अगर आपको याद हो तो जब हम लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा था, जब हमने जनरेटर देखा था, तो तीन फेज थे ना बेटा, तो तीनों के ऊपर एक एक कोयल मैंने यूज में ली थी। बताओ ली थी कि नहीं ली थी? मतलब हर एक फेज के ऊपर हम कोयल यूज में लेते हैं, सबकी करंट देखते हैं, तीनों के तीनों फेजों की, सही बात है। और सबका क्या होता है? सम होता है। तो अगर यहां के तीनों फेज का मैं सम करूंगा, ये करंट आई है, इधर जा रही है, अगर यहां पे तीन फेज है और तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो आई की वैल्यू कितनी मिलेगी? जीरो। अगर यहां पे तीन फेज है, तीनों का सम करूं तो आई ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिलेगी? जीरो। आई ऑफ बी की कितनी मिलेगी? जीरो। आई ऑफ सी की कितनी मिलेगी? जीरो। आई ऑफ डी की भी कितनी मिलेगी? जीरो मिलेगी। बताओ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? सही बात है। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि आई इज ऑल्सो जीरो एंड आई ऑफ ए प्लस आई ऑफ बी प्लस आई ऑफ सी इज ऑल्सो जीरो, एंड इनकी इंडिविजुअल वैल्यू भी क्या है? जीरो है, बिकॉज इट्स ए थ्री फेज सिस्टम। तीनों के पास में तीन तीन तरह की करंट होगी। अरे ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई ये बैलेंस करंट है ना बेटा, तो तीन है। ओके चलो, जिनको थोड़ा समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं। और देखो इसको थोड़ा सा मैं इधर से हटाता हूं। देखो डिफरेंशियल रिले लगा के देखते हैं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप जो बोलोगे वही सही है, सही बात है। ओके देखो भाई, ये करंट है, मान लो इधर से तीन फेज आए, ये एक दो और ये तीन फेज आए, ठीक है। अब ये है पूरा का पूरा बस बार। अब एक तरफ का ही समझ लो, दोनों तरफ का बनाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके देखो, यहां पे लगाना है मुझे डिफरेंशियल रिले, क्लियर है? ओके, तो डिफरेंशियल रिले में तीनों करंट लेनी है, मुझे ऐड करना है। अगर करंट्स को ऐड करना है तो कैसा कनेक्शन होना चाहिए? पैरेलल। तो तीनों कॉइल्स को मैंने रख दिया पैरेलल। ऐसे होता है डिफरेंशियल रिले। ये रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल, ये ऑपरेटिंग कॉइल, ऐसे होता है ना। एक ही साइड बना रहा हूं मैं। देखो अगर यहां से देखोगे, मान लो ये आर फेज है, तो यहां से अगर मान लो करंट आई तो ये हो गया आई ऑफ आर, आई ऑफ वाई, आई ऑफ बी। तो यहां पे करंट कितनी मिलेगी बेटा? आई ऑफ आर प्लस आई ऑफ वाई प्लस आई ऑफ बी, और तीनों का सम कितना मिलेगा? जीरो। तो ये आई कितनी हुई? जीरो। ये आई को बनाया मैंने, इधर वाला बना के बताया। सही है कि नहीं है बताओ? अरे सही है ना। ओके, अब अगर मान लो यहां पे आप लोगों ने ऐसा बनाया है इसको। अब एक बात बताओ, अगर मैं इधर का तीन फेज बनाऊं, मान लो ये तीन फेज बनाए मैंने, एक के बना देता हूं किसी के, और यहां पे मैंने करंट देखी तो उनका सम भी कितना मिलेगा? जीरो। मतलब इधर से भी करंट जीरो, इधर से भी करंट जीरो। अब एक बात बताओ बेटा मुझे, अगर मान लो सर ये थ्री फेज की सप्लाई है तो ये तो हमेशा बैलेंस ही रहनी है, इस आई की वैल्यू तो हमेशा जीरो ही मिलनी है। ये आई नॉन जीरो कब हो सकता है? ये आई नॉन जीरो सर तब हो सकता है जब इसमें कोई फॉल्ट आ जाए।
जब ये दो वायर एक दूसरे से टच हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है, अगर यहां पे सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ गया तो ये आई की वैल्यू नॉन जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये बैलेंस नहीं रहेगा सिस्टम। सही बात है। अगर नॉन जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब फॉल्ट आ गया भाई, बात तो ये हुई। अरे नॉन जीरो आ गया इसका मतलब फॉल्ट आ गया, बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई फॉल्ट आ गया, परफेक्ट। अगर फॉल्ट आ गया तो इन सबका सम क्या जीरो रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। तो सर इससे कंपेयर करने की जरूरत कहां है? आप बस बार के डिफरेंशियल रिले को डायरेक्ट भी बोल सकते हो। डायरेक्ट कैसे? इसमें दोनों तरफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्या करो, आप यहां से इसको ऐसे लेके आओ। बताओ अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो कोई गलती है क्या? जरा मुझे बताना। अगर मैं इसको ऐसे लाऊं और यहां पे लाके मैं डायरेक्ट इस पे ऑपरेटिंग कॉइल लगा दूं, अब कोई गलती है क्या इसमें? ये बताओ मेरे को। अगर सिस्टम बैलेंस रहा, अगर सिस्टम पे कोई फॉल्ट नहीं रहा, तो इन तीनों करंट का सम हमेशा जीरो रहना है। ऑपरेटिंग कॉइल में कोई करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। अगर कोई फॉल्ट आ गया तो इनका तीनों का ये बैलेंस रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्या इनका सम फिर जीरो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ऑपरेटिंग कॉइल में करंट जाएगी? जाएगी। तो ये क्या कर देगा? ऑपरेट कर देगा। तो क्या दोनों तरफ लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये सबसे खास बात है बस बार के ऊपर अप्लाई किए गए डिफरेंशियल रिले में। समझना कि इसको आप सिर्फ एक साइड लगा के भी फॉल्ट को जांच सकते हो, आपको मिल जाएगा रिजल्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों तरफ लगाने की कोई खास जरूरत है नहीं, एक तरफ से भी आपको पता लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि सारे के सारे सिस्टम एक ही जगह बस बार पे आ रहे हैं। यहां पे केसीएल हमेशा लगेगा। अगर इधर फॉल्ट आता है तो यहां की करंट्स में परेशानी आएगी, अगर इधर फॉल्ट आता है तो यहां की करंट में क्या आएगी? परेशानियां आएगी, क्योंकि बेटा केसीएल तो हमेशा एप्लीकेबल होएगा ना सिस्टम पे, केसीएल तो बंद नहीं हो सकता। सही बात है। ओके, अब समझते हैं नोट्स बनाने के हिसाब से। देखो ये सारी चीजें लिख ली होगी आपने। ओके, अब देखो, अब मैं आपको एक परफेक्ट सिस्टम बना के बता रहा हूं, समझना अच्छे से, और समझने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, देखो बेटा समझना। ओके, बस बार प्रोटेक्शन, एक एक पॉइंट लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट, एक एक चीजों को अच्छे से समझना। अब एक्सटर्नल फॉल्ट का क्या मतलब है? देखो मान लो ये आपका बस बार है, ठीक है बेटा, यहां से ये एक फेज वो निकल रहा है आपका, यहां से ये दूसरा फीडर निकल रहा है, यहां से ये तीसरा फीडर निकल रहा है, और यहां से ये चौथा फीडर निकल रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूं? प्रोटेक्ट कर रहा हूं। ओके, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं तो मैंने यहां पे क्या लगाए? डिफरेंशियल रिले लगाए। करंट्स मेजर कर रहा हूं मैं तो पैरेलल में लगाऊंगा सारे, भाई करंट्स को ऐड करना है ना सबकी को, तो पैरेलल लगाएंगे। ओके, और यहां पे ये कॉइल लगा दी मैंने, और ये कॉइल होगी आपकी कौन सी? ऑपरेटिंग कॉइल। अब देखो ये फेज ए है, इसकी करंट है आई ऑफ ए, ये फेज बी है, ये हो गई आई ऑफ बी, ये हो गई आई ऑफ सी, और ये हो गई आई ऑफ डी। ये भी थ्री फेज की सारी करंट्स जो है वो कैसी है? थ्री फेज करंट है ना। मतलब आई ऑफ ए के 3 वायर है यहां पे, और तीनों पे अलग अलग लगा हुआ है। समझना, मैं यहां पे 12 वायर बनाऊंगा, उससे बढ़िया मैंने 4 ही बना दिए। अरे समझे या नहीं समझे, पहले मुझे ये बताओ, समझे या नहीं समझे? एक काम करो, मैं आपको आपके तरीके से समझाता हूं, ऐसे आप कंफ्यूज हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपके तरीके से देख लो भाई। देखो ये हो गया बस बार, 2 ही फीडर निकाल रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। ये हो गया पहला फीडर, ये इसके हो गए 3 फेज, ठीक है। ये है फीडर ए, हाँ, तो इसके 3 फेज है। ये हो गया दूसरा फीडर, ये हो गया इसके 3 फेज, ये है फीडर बी, ठीक है। 2 फीडर निकल रहे हैं भाई इस बस बार से, इनके ऊपर लगाना है मुझे क्या? डिफरेंशियल रिले, ठीक है। तो मैंने ये लगा दिया डिफरेंशियल रिले। ऐसे वाला डिफरेंशियल रिले में हर फेज के ऊपर हम लोग कॉइल लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर करंट ट्रांसफार्मर, जानते हो। पूरा समझिए एकदम परफेक्ट तरीके से,
ठीक है, इसको और भी आपको वैसा ही बना देता हूँ जैसा एग्जैक्ट होता है, मतलब जैसा आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ताकि और भी कंफ्यूजन ना हो। देखो ये इनकमिंग फीडर है भाई आपका, अब सही है पूरा, अब कंफ्यूज मत होना पूरा, ठीक है। ये हो गया आपका बस बार, आपको फीलिंग दिला देता हूं पूरी, ठीक है। यहां भी ये लगा दिया मैंने, ठीक है। जैसा आप लोग पढ़ते आ रहे हो वैसा ही बिल्कुल का एग्जैक्टली सेम कर रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल लगा दी इधर मैंने, और ये हो गई आपकी ऑपरेटिंग कॉइल, अब सही है। ये रिस्ट्रिक्टिंग कॉइल, पहले मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक तरफ भी लगा दोगे तो भी काम बन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों तरफ ही लगा दिया मैंने, अब तो पूरा क्लियर हो गया कहानी। ओके, अब देखो ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम हो गया। इधर ये लगे हैं करंट ट्रांसफार्मर, सारे के सारे कितने, सब के सब लगे हुए हैं। इधर भी ये करंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं आपके, सीटी लगे हुए हैं। अब पहली बात तो ये है भाई, मान लो यहां पे ये 3 फेज है, सपोज दैट यहां से कुछ इनकमिंग करंट आ रही है ना, मान लो उसका मैग्नीट्यूड है, सपोज दैट कुछ भी ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया, मान लो 3000 एम्पियर की करंट आ रही है, एग्जांपल है 3000 एम्पियर की, मान लो यहां से करंट आ रही है, यहां से 2 फीडर में डिवाइड हो रही है, 1000 एम्पियर करंट इसमें जा रही है और 2000 एम्पियर की करंट इसमें जा रही है। केसीएल एप्लीकेबल है बस बार के ऊपर, ऑल इनकमिंग इक्वल्स टू ऑल आउटगोइंग, परफेक्ट है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ओके, अब देखो मान लो ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये करंट ट्रांसफार्मर है यहां पर, अब थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। अब करंट ट्रांसफार्मर का बिहेवियर रेशियो जो होगा वो कैसे होगा, है ना, समझिए। जैसे मान लो यहां पे ये रेशियो ले लिया मैंने 3:1, ये रेशियो ले लिया मान लो मैंने, है ना, ये आप ओके 3:1 लोगे तो 1000 करंट आएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 3:1 ले लो या 3000:1 ले लो, समझाने के लिए तो बात कर रहा हूं ना, तो 3000:1 ले लो। इसका रेशियो ले लिया मान लो मैंने 1000:1, इसका ले लिया मैंने मान लो 2000:1, तीनों का टर्न रेशियो मैंने अलग अलग ले लिया है, ठीक है। यहां से इनकमिंग करंट आएगी 3000, करंट ट्रांसफार्मर में जाएगी, ये 3000 को कितना बना देगा, 1 बना देगा, मतलब यहां से करंट कितनी जाएगी 1 एम्पियर, यहां इसमें एंटर होगी कितनी 1000, आउटपुट में कितना देगा ये 1 एम्पियर, यहां से इसमें करंट जाएगी कितनी 2000, आउटपुट में कितना देगा 2 एम्पियर, तो 1 और 2 ये कितना हो जाएगा 3 एम्पियर हो जाएगा। क्या मैंने सिस्टम में कहीं पे किसी फॉल्ट को कंसीडर किया है, क्या नहीं किया है। फॉल्ट को कंसीडर नहीं करने के बावजूद देखो यहां से ये करंट आ रही है 1 एम्पियर, यहां से करंट आ रही है 3 एम्पियर, दोनों में डिफरेंस है, ऑपरेटिंग कॉइल में करंट जाएगी कितनी जाएगी 2 एम्पियर करंट का फ्लो होगा, तो ऑपरेटिंग कॉइल क्या कर देगी, ट्रिप मार जाएगी। क्या सिस्टम में कोई फॉल्ट है, क्या नहीं है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर मैंने करंट ट्रांसफार्मर के रेशियो सब जगह कैसे ले रखे हैं, अलग अलग ले रखे हैं। अगर मैं अलग अलग नहीं लेता, अगर मैं कैसा लेता, सब जगह एक जैसा लेता, ठीक है, एक जैसा कर देते हैं। मान लो इसको कर दिया मैंने 1000:1, इसको भी 1000:1 और इसको भी मान लो मैंने कर दिया 1000:1। क्लियर है बेटा, देखो तो अब यहां से 3000 करंट आएगी तो ये यहां से कितनी करंट भेजेगा 3 एम्पियर, यहां से 1000 जाएगी तो ये 1 एम्पियर, 2000 जाएगी तो 2 एम्पियर, तो कितना बचेगा 3 एम्पियर, मतलब इधर से भी 3 एम्पियर इधर से भी 3 एम्पियर आने की कोशिश करेगी, तो क्या ऑपरेटिंग कॉइल में कोई करंट जाएगी, क्या नहीं जाएगी, जाएगी क्या नहीं जाएगी, परफेक्ट है। ओके वेरी गुड। तो पहली लाइन तो यहां से क्या लिखना है, पहली लाइन तो ये लिखना है कि द टर्न रेशियो ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर मस्ट बी सेम। समझ में आई कहानी। तो यहां पे टर्न रेशियो कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जैसा कहां पे आ रहा था आपका जनरेटर के केस में आ रहा था, सही बात है, वहां भी टर्न रेशियो सेम थे दोनों तरफ, यहां भी टर्न रेशियो सेम होना चाहिए। क्लियर है। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे थे उसके ऊपर आते हैं। सपोज दैट फॉर एक्सटर्नल फॉल्ट, मान लो किसी एक जगह पे क्या आ जाता है, फॉल्ट आ जाता है। फॉल्ट कोई सा भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर सिस्टम में मान लो क्या आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है। ठीक है भाई, फॉल्ट आ गया, फॉल्ट कोई सा भी हो सकता है। ओके, मान लो कोई एक वायर टूट के जमीन पे गिर गया, ये वायर टूट के क्या हो गया, जमीन पे गिर गया। अब गिर गया तो गिर गया भाई,
सिस्टम में क्या आ गया, फॉल्ट आ गया, सीधी सी बात है। ओके, इस जाने वाली करंट को आप क्या बोलते हो, फॉल्ट करंट बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? क्या होगा, ये आर फेज है, ये वाई फेज है। जब एक फेज टूट के जमीन पे गिर जाता है तो करंट इसमें भी नहीं रहेगी, इसमें भी नहीं रहेगी, पूरी करंट जाएगी यहां होते हो। सही बात है। ओके, तो इस फेज में यहां से इसमें जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है, आई ऑफ एफ जा रही है, इनमें करंट्स नहीं जा रही है। ठीक है, आउटगोइंग करंट कितनी है, आई एफ है। मान लो ये सिस्टम सही चल रहा है, ये सिस्टम सही चल रहा है, इसके करंट को मान लो मैंने बोल दिया 2000 एम्पियर अभी भी जारी है, ये आई ऑफ एफ है, ये मान लो आपका हो गया 5000 एम्पियर। आप जानते हो ना फॉल्ट आने पे करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। सही बात है। तो मान लो अब इस फीडर में फॉल्ट करंट जारी है कितनी, 5000, यहां पे पहले के बराबर ही है कितनी, 2000। अब बेटा जारी है तो कहीं ना कहीं से तो आएगी, बस बार के ऊपर केसीएल तो एप्लीकेबल रहेगा। सही बात है। तो आगे से आने वाली करंट 3000 ना होके अब कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। अब मुझे एक बात सिंपल सी ये बताओ, क्या इस सिस्टम के लिए ये आपका डिफरेंशियल रिले क्या ऑपरेट कर पाएगा, क्या करेगा, क्या ऑपरेट क्यों करेगा भाई? एक बात बताओ ना भाई, इनकी करंट्स को अगर आप ऐड करोगे तो भी भाई करंट ट्रांसफार्मर की रेशियो तो सब जगह सेम ही है, सही है, तो भी ऐड करोगे तो ये 1000:1 है, तो ये यहां से देगा 5 एम्पियर, ये यहां से देगा कितना 2 एम्पियर, 5 और 2 7, ये भी 7:1 है, ये भी देगा 7 एम्पियर, 7 एम्पियर, 7 एम्पियर, डिफरेंशियल कितना हो गया, 0। क्या ऑपरेटिंग कॉइल में करंट जाएगी, क्या नहीं जाएगी? क्या ऑपरेटिंग कॉइल में करंट जाएगी, क्या नहीं जाएगी? समझ में आई कहानी? भाई फॉल्ट कहां पे आया है सर, यहां आ रहा है बाहर की तरफ, ध्यान से समझना, फॉल्ट आ रहा है कहां, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फॉल्ट आया तो नॉर्मल से फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा हाई होती है। मैंने 1000 से सीधा कर दिया 5000, लेकिन फिर भी देखा तो ऑपरेटिंग कॉइल में कोई भी करंट नहीं जानी चाहिए। तो क्या ये इस फॉल्ट को डिटेक्ट कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? समझ में आई बात? कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? समझिए, तो यहां पे अगली लाइन आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे कि द डिफरेंशियल रिले कैन नॉट डिडक्ट द एक्सटर्नल फॉल्ट ऑन दी बस बार। क्लियर है कहानी? क्या इसको इस फॉल्ट से कोई मतलब है, क्या नहीं है? तो ये तो बाहर आया ना बेटा, इस फॉल्ट से किसको मतलब होना चाहिए? अरे बेटा यहां पे भी तो रिले लगे हुए हैं ना, ओवर करंट रिले, तो इसको कौन निपटाएगा? ओवर करंट रिले निपटाएगा, वीसी भी निपटाएगी इसको। ठीक है, क्या इससे कोई मतलब है क्या? बस बार पे थोड़ी ना आ रहा है फॉल्ट, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्या ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? पहले मुझे ये बताओ, क्या ये कहानी क्लियर है कि नहीं है? यहां तक कि एक्सटर्नल फॉल्ट को कभी भी ये डिडक्ट नहीं कर पाएगा, ये इसको रिमूव नहीं करेगा। अब दिक्कत क्या होती है? अब यहां पे एक दिक्कत है छोटी सी, अब उस दिक्कत को समझिए। ये पूरा नोट डाउन करिए, अच्छे से लिख लीजिए, पूरा का पूरा हो गया। ओके ठीक है। अब एक्सटर्नल फॉल्ट में ही एक सब टॉपिक और डालिए दूसरा। अब सुनिए प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है उसको समझिए। देखो बेटा, ट्रांसफार्मर के साथ में एक पंगा है। अब क्या पंगा है, उस पंगे को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये आप जानते हो कि किसके ऊपर वर्क करता है? ये वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। ये बात आप अच्छे से जानते हो नहीं जानते हो? ट्रांसफार्मर वर्क करता है किसके ऊपर? मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। और ट्रांसफार्मर का जो कर्व होता है, जिसको आप बोलते हो कौन सा कर्व? बीएच कर्व। कौन सा कर्व बोलते हो? बीएच कर्व। ये होता है ऐसे नॉन लीनियर, मतलब यहां से यहां तक मान लो ये लीनियर है यूं, एक टाइम पे जाने के बाद में ये नॉन लीनियर हो जाता है। मतलब इधर होता है आपका एमएमएफ और इधर होता है आपका फ्लक्स। होता है कि नहीं होता है? मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में एमएमएफ को आप कितना भी बढ़ा लो, आपका फ्लक्स जो होता है वो ज्यादा नहीं बढ़ता है। ऐसा कर्व होता है कि नहीं होता है? और इस रीजन को आप बोलते हो लीनियर रीजन, और ये वाले रीजन को आप बोलते हो सैचुरेटेड रीजन। क्या इतना तो पता ही है? इतना तो पढ़ा ही है आप लोगों ने। ये रीजन होता है आपका कौन सा? सैचुरेटेड, और ये रीजन होता है कौन सा? लीनियर। हम हमेशा जब भी वर्क करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली यहां पे करते हैं लीनियर रीजन में। सैचुरेटेड रीजन में हम नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि सर सैचुरेशन रीजन में जाने के बाद में करंट और वोल्टेज की जो शेप होती है वो परफेक्टली साइनोसॉइडल नहीं हो पाती। करंट होता है वो पीकी हो जाता है, और या फिर वोल्टेज जो होता है वो फ्लैट टॉप्ड हो जाता है। ये आप लोगों ने मशीन में पढ़ लिया होगा, ट्रांसफार्मर के टाइम पे पढ़ा होगा अच्छे से। बिल्कुल सही बात है ना? ओके, अब देखो, अब मान लो बेटा ये आपका ट्रांसफार्मर है,
और इस ट्रांसफार्मर में दो साइड होती है, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। ये मान लो प्राइमरी साइड है और ये है मान लो आपकी सेकेंडरी साइड है, ठीक है, ओके। अब मान लो इस ट्रांसफार्मर में यहां पे जो करंट है वो मान लो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा मान लो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मान लो करंट की वैल्यू जैसे यहां अगर आप बात करो तो पहले कितनी थी, 3000 थी, फिर कितनी हो गई, 7000 हो गई। मतलब सेकेंडरी साइड मान लो ये करंट है आपकी I1 और यहां पे जाने वाली करंट है मान लो आपकी I2। टर्न रेशियो है मान लो आपका N1:N2। एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जस्ट जो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना, ओके। अब देखो अगर इस I2 की वैल्यू बढ़ी तो I1 की वैल्यू भी बढ़ेगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी बताओ, टर्न रेशियो के हिसाब से होती है। ये करंट बढ़ी तो ये भी बढ़ेगी, भाई सीधी सी बात है, I1 भी बढ़ेगा। अब ये I1 बढ़ रहा है तो यहां पे क्या लगा हुआ है, सोर्स लगा हुआ है, वोल्टेज लगा हुआ है, फ्रीक्वेंसी लगी हुई है। भाई आप जानते हो कि जैसे जैसे लोड बढ़ता है वैसे वैसे ये वाली करंट बढ़ती है। अब बेटा दो चीजें हैं, अब दोनों चीजों को आप समझने की कोशिश करना। यहां पे लगे हुए ये करंट ट्रांसफार्मर पहले ही अपने रेटेड कंडीशन के ऊपर वर्क कर रहे हैं, रेटिंग पे चल रहे हैं, मतलब हमारा सिस्टम चल रहा है यहां पे। अब इसकी करंट बढ़ी, I2 बढ़ा तो मतलब फ्लक्स का अपोजिशन, आप जानते हो ना लोड करंट जो होता है वो फ्लक्स का अपोजिशन करता है ना। ये वाला जो कोइल होती है ये फ्लक्स प्रोड्यूस करती है ऊपर की तरफ, ये वाली कोइल होती है ये भी ऊपर की तरफ करती है। तो ये फ्लो कराना चाहती है यूं और ये फ्लो कराना चाहता है यूं, है ना। इधर सोर्स होता है तो सोर्स जोर लगाता है और इसको खत्म करता है। एमएमएफ बैलेंस की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी अच्छे से, ट्रांसफार्मर, है ना, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं है ना मुझे, ट्रांसफार्मर तो पढ़ ही रखा है, सही बात है। तो ये अपोजिशन करता है, ये सपोर्ट करता है, यहां पे सोर्स लगा हुआ होता है, समझ में आ गया। तो आप जानते हो कि फ्लक्स जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है V/F के, जानते हो ना ये बात, सही बात है। तो फ्लक्स को स्टेबलाइज करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो किसके पास होती है, सोर्स के पास होती है, यहां होती है सोर्स के पास, समझ गए। अब देखो कहानी क्या हो रही है, ये करंट बढ़ रही है जबरदस्त तरीके से, आपको करना है एमएमएफ बैलेंस, मतलब फ्लक्स को रखना है कांस्टेंट। तो I1 भी बढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू एमएमएफ बैलेंस, सही बात है। I1 बढ़ने की कोशिश करेगा, I1 बढ़ेगा मतलब एमएमएफ बढ़ रहा है, एमएमएफ होता है N × I1, N1 × I1 इधर का, I1 बढ़ रहा है तो मतलब एमएमएफ बढ़ेगा। अब एमएमएफ बढ़ेगा तो आप पहले से यहां पे हो, यहां से आगे गए तो आप सैचुरेटेड रीजन में क्या कर जाओगे, एंटर कर जाओगे। अब आप यहां से सैचुरेटेड रीजन में एंटर करिए, भाई रेटिंग के बाद तो आप सैचुरेटेड रीजन में जाओगे, एंटर मार गए तो फ्लक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होएगा क्या, नहीं होएगा। मतलब आपके फ्लक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, मतलब आपका फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो वोल्टेज भी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन चेंज क्या हो रहा है बेटा, करंट चेंज हो रही है। अब यहां पे फिर दिक्कत कर जाती है, क्या दिक्कत कर जाती है समझिए। देखो लीनियर इक्वेशन की एक खास बात होती है कि लीनियर इक्वेशन होती है लाइक दैट y = mx या y = x लिख दो, मान लो आप यहीं से जा रही है। तो अगर x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 2, मतलब जैसे जैसे ये वाली वैल्यू चेंज होती है एग्जैक्टली वैसे वैसे ही ये वाली वैल्यू चेंज होती रहती है। तो आप दोनों में रिलेशन डिफाइन कर सकते हो, मतलब एमएमएफ बढ़ रहा है तो साथ के साथ में फ्लक्स भी बढ़ रहा है, तो सिस्टम सही चल रहा है। लेकिन रेटेड कंडीशन पे जाने के बाद में, सैचुरेशन कंडीशन पे जाने के बाद में एमएमएफ तो बढ़ रहा है लेकिन फ्लक्स नहीं बढ़ रहा है। तो सिचुएशन जो होती है वो लीनियर नहीं रहती है, कैसी हो जाती है, नॉन लीनियर हो जाती है। अगर सिचुएशन नॉन लीनियर हो जाती है तो समझना बेटा ये जो टर्न रेशियो के ऊपर काम करते हैं ना आप लोग, आप बोलते हो कि यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, आप ये रेशियो लिखते हो कि नहीं लिखते हो, V1/V2 = N1/N2, अरे लिखते हो कि नहीं लिखते हो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए। तो ये जो रिलेशन होता है ना बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर रीजन के लिए होता है, समझ लेना ये बात, ठीक है। अगर किसी के माइंड में आज तक कोई कंफ्यूजन हो तो ये बात समझ लेना, ये जो रिलेशंस होते हैं ना ये सिर्फ लीनियर रीजन के लिए होते हैं, नॉन लीनियर रीजन के लिए ये रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं, क्योंकि यहां तो रिश्ता ही खत्म हो गया, इसके और इसके बीच में कोई रिश्ता ही नहीं बचा। भाई एमएमएफ में करंट है, फ्लक्स में क्या है, वोल्टेज है। जब करंट और वोल्टेज के बीच में ही डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, करंट बढ़ती ही जा रही है, वोल्टेज में कोई ज्यादा चेंज आ ही नहीं रहा, हल्का फुल्का चेंज आ रहा है, तो क्या वो टर्न रेशियो के हिसाब से काम करता है कि नहीं करता है, वो टर्न रेशियो के हिसाब से काम करना बंद कर देता है। समझ में आई बात, अब समझो कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, चाहे वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो चाहे वो करंट ट्रांसफार्मर हो, वो अपने टर्न रेशियो के हिसाब से क्वांटिटी को सिर्फ और सिर्फ लीनियर रीजन में चेंज करता है। सैचुरेटेड रीजन में वो अपने टर्न रेशियो के हिसाब से वर्क नहीं कर पाता है। रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है कि नहीं है।
कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मतलब सर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि अगर गलती से ट्रांसफार्मर सैचुरेटेड रीजन में पहुंच गया तो उसका टर्न रेशियो फेल हो जाएगा। उसका टर्न रेशियो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा, वर्क नहीं करेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? बिल्कुल सही बात है ना। ओके, तो अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा, इसको एप्लीकेबल करते हैं। इसको मिटा दूं अब तो मैं। ओके, कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बेटा, अब दिक्कत बताए क्या है? दिक्कत ये है, सपोज दैट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। देखो, मान लो मैंने बोला कि जब करंट यहां पे 1000 जा रही थी, जब करंट यहां पे 2000 जा रही थी, तो यहां पे करंट थी 3000। मान लो मैंने बोल दिया कि प्राइमरी साइड जो मैंने करंट ट्रांसफार्मर लगा रखे हैं ना, उनकी रेटिंग है 3000। क्या बोल दिया मैंने? उसकी रेटिंग कितनी है? 3000 एम्पियर है। मतलब वो मैक्सिमम 3000 तक ही लीनियर रीजन में वर्क कर सकता है। अगर 3000 से तुमने ऊपर बढ़ा दिया ना तो लीनियर रीजन में मान लो ऑपरेट नहीं कर पाएगा। रेटिंग है उसकी कितनी बेटा? 3000 एम्पियर। ठीक है ना। ओके, तो मान लो इस प्राइमरी वाले की रेटिंग, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, रेटिंग कितनी है? 3000 है। मतलब 3000 या इससे कम करंट रहेगी तो ये वर्क करेगा। कैसे वर्क करेगा? अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो, अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो। ये चीजें समझने लायक चीजें हैं। अब देखो, मैं बहुत कुछ पढ़ा चुका हूं, इसलिए सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए पढ़ा रहा हूं। एक बार समझ नहीं आए, 2 बार देखो वीडियो को, 3 बार देखो, 4 बार देखो, अच्छे से समझो पर। ठीक है ना। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टर्न रेशियो वर्क करेगा जब तक इससे कम रहेगा। लेकिन अगर करंट की वैल्यू अगर इस 3000 से क्या कर जाती है? एक्सीड कर जाती है, तो फिर वो टर्न रेशियो को भूल जाएगा, वो तो अपनी रेटिंग के ऊपर काम करेगा। समझ में आया? तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि यहां से अगर 3000 करंट जाए ना, तो ये यहां मैक्सिमम कितनी एम्पियर करंट भेज सकता है? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर से आगे जाते ये सैचुरेशन में पहुंच जाएगा, फिर करंट नहीं बढ़ने वाली। समझ गए? फिर करंट नहीं बढ़ने वाली। मतलब यहां मैक्सिमम करंट 3 एम्पियर ही हो सकती है। अब बताए दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भाई ये तो 3000 थी इसके पास, मान लो इसकी रेटिंग इतनी थी, मान लो ये सैचुरेशन में नहीं पहुंचा और ये भी सैचुरेशन में नहीं पहुंचा। इसने यहां से दे दी 5 एम्पियर, इसने यहां से दे दी 2 एम्पियर, यहां करंट कितनी हो गई? 7 एम्पियर। और ये पहुंच गया मान लो किसमें? सैचुरेशन में। तो ये मैक्सिमम आउटपुट करंट कितनी दे सकता है? 3 एम्पियर। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया? 4 एम्पियर का। अब समझो कहानी को। एक्सटर्नल फॉल्ट को क्या डिफरेंशियल रिले आइडेंटिफाई कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। आइडियल कंडीशन पड़ी थी अभी हम लोगों ने देखा था, नहीं कर सकता था। पंगा क्या हो सकता है? पंगा यह हो जाता है कि जब भाई वो आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाता, लेकिन जब फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट आने की वजह से करंट की वैल्यू एकदम बहुत ज्यादा क्या कर जाती है? एक्सीड कर जाती है। इस हायर करंट की वजह से अगर कोई सा भी ट्रांसफार्मर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही, मैं कह रहा हूं अगर कोई सा भी ट्रांसफार्मर अगर सैचुरेशन रीजन में पहुंच गया, अगर वो सैचुरेशन रीजन में पहुंच गया तो ऑटोमेटिकली करंट में क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा और रिले क्या कर जाएगा? ऑपरेट कर जाएगा। मतलब यहां से रिले ऑपरेट करेगा, इसको भी बंद कर देगा, इसको भी बंद कर देगा, इसको भी बंद कर देगा, तीनों के वीसीबी कट कर देगा। समझ में आई बात? पूरे यहां से पूरी सप्लाई, बस बार की पूरी सप्लाई वो क्या कर देगा? बंद कर देगा, क्योंकि रिले ऑपरेट कर जाएगा। समझ में आया? क्या रिले को ऑपरेट करना चाहिए था? क्या नहीं करना चाहिए था? क्यों नहीं करना चाहिए था? बिकॉज सर एक्सटर्नल फॉल्ट है ना, एक्सटर्नल फॉल्ट को तो ये वाला रिले डिडक्ट ही नहीं करता, देखा था हम लोगों ने, नहीं करता है। तो क्यों करना चाहिए फिर? नहीं करना चाहिए ना, या करना चाहिए? अरे नहीं करना चाहिए। तो ये सिस्टम में प्रॉब्लम है बेटा, समझो, ये सिस्टम में क्या आ गया? प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम है। तो सर इस प्रॉब्लम का गुजारा खत्म कैसे किया जा सकता है? अब सोचो, एक प्रॉब्लम पहले भी आई थी जब डिफरेंशियल रिले पड़ा था, तो हम लोगों ने यहां पे रीस्टेनिंग कॉइल लगाई थी, याद है कि नहीं है? ये क्या करती है? अरे सर छोटा मोटा करंट का डिफरेंस आता है ना, उसको ये यहां पे फ्लो नहीं होने देती, खुद ही रोक लेती है। आया था कि नहीं आया था? सही बात है, सेम सिचुएशन है। यहां करंट थोड़ी ज्यादा है, चक्कर ये है रीस्टेनिंग कॉइल उतना नहीं रोक पाएगी। सही बात है। तो थोड़ा सा और एडवांस तरीके में ले लेते हैं। क्या एडवांस तरीके में ले लेते हैं? सोचिए, देखो हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की बात बता रहा हूं। ये जो ऑपरेटिंग कॉइल होती है ना, ये मान लो ये ऑपरेटिंग कॉइल लगी हुई है यहाँ पे, तो इस ऑपरेटिंग कॉइल के सीरीज में यहाँ पे क्या लगा देते हैं? रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आर।
क्लियर है ना।